अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं आपके सामने फरवरी 2014 में हुए सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 2 उर्दू के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इक़्तिबास है, उसको हल करने से पहले हम सवालात को पढ़ते हैं और बारी बारी से फिर इक़्तिबास की तरफ हम जाएंगे। रघुपत कैसा सरदार था? बहादुर और जरी, खुशामदी और चालाक, डरपोक और कमज़ोर, चापलूस और निडर। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जर्री था। ये बड़ा बहादुर और जर्री था। तो आपका जवाब जो है मिल गया है कि रघुपत जो था वो बहुत बहादुर और जर्री था। यानी 121 का जो है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 122 चलते हैं। रघुपत किसको दुश्मन समझता था? खिलजियों को, मंगोलों को, मरहटों को, मुग़लों को। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। तो रघुपत किसको दुश्मन समझता था? तो मुग़लों को। किसको? मुग़लों को। यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 123 नंबर देखते हैं दोस्तों। किसके बीमार होने की खबर सुनकर रघुपत घर पहुंचा? बेटे की, माँ की, बाप की, बीवी की। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास इस सिलसिले में क्या कह रहा है। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक लौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया न बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी चोरी छुपे किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौजें भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। यानी रघुपत का जो बेटा था वो क्या था? बीमार था। तो कौन बीमार था? तो रघुपत का बेटा। तो 123 का जो है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 124 देखते हैं। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा। ये किसने कहा? पहरेदार ने, रघुपत के दोस्त ने, सिपाही ने, रघुपत ने। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहाँ मिलो पकड़ के लिए जाऊं। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा बेटा मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ।
उस वक्त जो चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। तो मैं राजपूत हूँ झूठ हरगिज़ न बोलूँगा, ये बात किसने कही? तो ये बात रघुपत ने कही। किसने कही? रघुपत ने कही। मैं राजपूत हूँ झूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा, ये बात रघुपत ने कही। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों। रघुपत जब घर से निकला तो उसके साथ क्या हुआ? उसको मार दिया गया, उसे ज़ख्मी कर दिया गया, सिपाही ने उसको भगा दिया, वो गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए इक़्तिबास देखते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। उस पहरा वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारें बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ़ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। तो उसने जो पहरेदार ने था वो क्या किया, उसको भगा दिया। तो वही कह रहे हैं कि 125 नंबर के रघुपत जब घर से निकला तो उसके साथ क्या हुआ? उसको मार दिया गया, है ना, उसे ज़ख्मी कर दिया गया, सिपाही ने उसको भगा दिया। सिपाही ने क्या उसको भगा दिया। कौल देना क्या है? मुहावरा, पहेली, ज़रबुल मसल, कहावत। कौल देना क्या है? तो देना मस्दर है ना, मुहावरा हो जाएगा ना जिसके आखिर में रहता है वो अक्सर मुहावरा रहता है। चलिए यहाँ पे जो है फिर फ़न तदरीस आपका आ गया है बीच में, और उसको हम पढ़ते हुए जाएंगे और इसको हल करते हुए जाएंगे। आप पढ़ने की दर्ज झेल जांच में नंबर किस तरह देंगे? पढ़ने की दर्ज झेल जांच में नंबर किस तरह देंगे? सवाल, क्या शेर एक नापेद जानवर है? एक सवाल है कि क्या शेर एक नापेद जानवर है, यानी जो विलुप्त होता जा रहा है, जिसकी पैदाइश मुमकिन नहीं है? जवाब देखिए 2 है, एक अलिफ है और एक बे है, और उसी के आधार पे आपको जो है मूल्यांकन करना है। जवाब 1 ये कह रहा है, नहीं मगर अब ये बहुत कम पाया जाता है। 1 नंबर जवाब 2, शेर अब तकरीबन नापेद होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो जवाब है वो लगभग एक ही तरह का है, दोनों का मफहूम और मतलब जो है एक ही है, लेकिन कहने का अंदाज़ अलग अलग है। कहने का अंदाज़ क्या है? अलग अलग है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? जवाब बे के लिए आप, अगर कोई बच्चा जवाब बे देता है, आपने सवाल किया कि क्या शेर एक नापेद जानवर है, अगर बच्चा जवाब बे देता है तो उसको आप आधा नंबर देंगे, और अगर कोई जवाब अलिफ देता है तो उसको 1 नंबर देंगे। दूसरा है जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर, जवाब बे के लिए भी 1 नंबर। तीसरा है जवाब बे के लिए 1 नंबर, जवाब अलिफ के लिए 0 नंबर, और चौथा है जवाब अलिफ के लिए आधा नंबर और जवाब बे के लिए 1 नंबर। क्या करेंगे? तो मैंने आपको अभी फ़ौरन बताया कि दोनों जवाब एक ही मफहूम अदा कर रहा है, दोनों से एक ही चीज़ अभी पराय है कि शेर की तादाद घटती जा रही है, वो कम हो रहा है। तो पहला ऑप्शन विवय कर नहीं मगर अब ये बहुत कम पाया जाता है, पहला ऑप्शन करा। दूसरा करा शेर अब तकरीबन नापेद होने वाला है। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों जवाब सही हैं, बच्चा जो जवाब दे सही है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा अलिफ दे रहा है तो उसको भी 1 नंबर मिलेगा, और अगर बे दे रहा तो उसको भी 1 नंबर मिलेगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा। चलिए
128 नंबर कह रहा है, तलबा को ये समझाने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामाना है या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीक़ा कहलाता है। यानी तलबा को आपको ये बताना है कि कोई भी तहरीर, कोई भी लिखी हुई चीज़, सामग्री उसके लिए उद्देश्यपूर्ण है या उद्देश्यपूर्ण नहीं है, इसको समझाने के लिए कौन से तरीक़े का आप इस्तेमाल क्या करेंगे। पेश क़यासी सबका इंग्लिश दिया हुआ, इसलिए आसानी होगी, आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। पेश क़यासी जिसको प्रिडिक्टिंग कहते हैं, तलख़ीसकारी समराइजिंग, स्कैनिंग, स्केमिंग क्या कहेंगे। तो 128 जो है दोस्तों, इस तरह जो के तरीक़ेकार को हम स्केमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केमिंग कहते हैं। चलिए, इंग्लिश दिया हुआ इसलिए मुश्किल नहीं है। 129 देखते हैं, तलबा जुमला साजी का राज के उन्वान से एक स्किट लिखते हैं। तकरीबन 10 जुमलों पर मुश्तमिल उस तहरीर में 4 किरदार होते हैं। हर किरदार सिर्फ किसी एक तरह का जुमला ही अदा कर सकता है। ये सरगर्मी झेल में से किस काम में मदद देती है। देखिए, इसको समझिए, सवालात को समझिए। जुमला साजी का किरदार, अब जानते हैं कि लिखने की कुछ महारतें होती हैं, लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे जुमला साजी का किरदार एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे कुछ स्क्रिप्ट तैयार होता है, एक कुछ कॉन्सेप्ट अवधारणाएँ तैयार होती हैं, और जो लगभग 10 जुमलों पे मुश्तमिल है, और उसमें 4 किरदार हैं। तो आप क्या करते हैं कि किसी 4 बच्चे का इंतखाब करते हैं और कहते हैं कि वो 4 बच्चे जो है, वो जो 10 जुमले हैं, जो 4 किरदार अदा करना, 10 जुमले हैं और 4 किरदार हैं, उसको अदा करने के लिए आप 4 बच्चों का इंतखाब करते हैं। तो इस जो अमल है, इस अमल को क्या कहेंगे? पढ़ने के बाद की मश्क, लिखने से पहले की सरगर्मी, क़वाइद के उसूलों के इस्तेमाल, लफ्ज़ों के इस्तेमाल। क्या कहेंगे? क़वाइद के उसूलों के इस्तेमाल, ये कहेंगे। इसको समझिए, इसको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा कि लिखने की 4 जो महारत है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मानस मंथन, दूसरा होता है प्रारूप, तीसरा होता है संशोधन, और चौथा होता है संपादन, है ना। संपादन, पहला गौर फिक्र है, फिर खौज है, या पहला गौर फिक्र करना है, दूसरा है कि खाका तैयार करना है, तीसरा है तज्जिया करना है, चौथा पेशकश करना है, पब्लिश कर देना है, उसको शाये कर देना है। तो उस स्क्रिप्ट में क्या होगा कि हर एक को एक रोल दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को गौर ख्वाज वाला रोल दे दिया जाए, किसी को क्या जाए खाका वाला रोल दे दिया जाए, किसी को जो है क्या किया जाए, सुधार वाला जो है रोल दे दिया जाए, और किसी को पेशकश संपादन वाला रोल दे दिया जाए। यही कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके कार को हम कहते हैं कवायद के उसूलों के इस्तेमाल का ये क्या है, एक तरीक़ा है। 130 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए झेल में से बेहतरीन तरीक़ा क्या होगा। कि क्लास 3 के तलबा के अंदर क्या करना है, आपको लिखने की सलाहियत को बढ़ाना है। लिखने की सलाहियत को क्या करना है, बढ़ाना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा क्या होगा? तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत करना, कि तस्वीर का, पिक्चर्स का इस्तेमाल करें और बच्चों पे उससे जो है उस पर बातचीत करवाएं और उसको उसके ज़रिए से लिखने के लिए कहें। दूसरा, तलबा को ख़ुद अपने तौर पर लिखने देना, उसको छोड़ देना वो जैसे लिखते हैं। तीसरा, किसी तजवीज़ करदा मौजू पर तफसीली बात करना, कि कोई ख़ास मौजू जो है फ़िक्स कर ले, मुतय्यन कर ले और उस पर बातचीत करें। चौथा, बोर्ड पर उसका खाका पेश करना, या बोर्ड पे जो है ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करेंगे, उसका खाका तैयार करके दे देंगे। तो 130 का जो है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत के ज़रिए से तलबा में लिखने की सलाहियत को आप क्या करते हैं, फ़रोग़ कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। 131 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हों, तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। यानी आपकी
की कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उर्दू बोलने में शर्माते हैं। शर्माने की कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही नहीं हो, इसलिए शर्मा रहे हो, या पहली मर्तबा उस ज़बान को बोल रहा है तो उसको डर लग रहा है कि अगर हम किसी गलत अंदाज से बोलते हैं, सही से नहीं बोलते हैं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आप इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे, यानी आम विषय देंगे, ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके। यानी आसान जो कोई विषय देंगे ताकि बच्चा क्या करे, उस पर बातचीत कर सके। दूसरा है, ये कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलेंगे, कि तुमको जो है सब बच्चे जब बोल लेंगे तब तुमको बोलना है। तीसरा है, उन्हें उस ज़बान में ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे, है ना, अलग से उसको कोचिंग देंगे। चौथा है, दो तलबा या उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। ये बेहतरीन तरीक़ा होगा कि अगर कुछ बच्चे लिखने से, पढ़ने से शर्मा रहे हैं तो उनको ग्रुप बना के उनको ग्रुप में काम करने के लिए दीजिए। तो क्या होगा कि वो उस ग्रुप में काम करने की आदत जब डेवलप होगी, बातचीत करने की आदत डेवलप होगी अलग अलग बच्चों से, तो फिर वो क्या होगा, वो कभी उसकी दूर हो जाएगी। चलिए 132 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की। यानी सुनने की जो सलाहियत है उसको, उसके अभ्यास के लिए, बच्चों के सुनने की सलाहियत के अभ्यास के लिए एक सरगर्मी तैयार की, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं। रेलवे स्टेशनों पे जो ऐलान होता है उसको क्या करते हैं, तलबा सुनते हैं, और एक जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं, और एक टेबल बना के कि ट्रेन कब आ रही है और कब जा रही है, वो सुन के ऑडियो रिकॉर्ड को सुन के क्या कर रहा है, उसको लिख रहा है। यानी बच्चों में सुनने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं कि रेलवे ऐलान का एक रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी ट्रेन के आने का क्या वक्त है और जाने का क्या वक्त है। बच्चे उसको सुन के उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिए। सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और जदवल कहते हैं टेबल बनाते हैं ना आप, ग्राफ, और जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं, लिखते हैं। यहाँ तलबा किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं। दूसरा, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। तीसरा है, मालूमात दर्ज करके एक जदवल बना रहे हैं। और चौथा, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो देखिए को यहाँ तो देखने की बात हो नहीं रही है, यहाँ सुनने की बात हो रही है ना। तो ये तो होगा नहीं, मालूमात दर्ज के जदवल बना रहे हैं ये भी नहीं है, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं ये भी नहीं। 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 133 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 133 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बुलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है कि महारत ख़त्म हो जाती है कि महारत बढ़ जाती है। बुलूगत कहते हैं दोस्तों मैच्योरिटी को, परिपक्वता को। तो आप जानते हैं कि परिपक्वता तक बच्चे किसी भी कार्य को बहुत आसानी से बगैर किसी दुश्वारी के कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आ जाती है तो उसका वृद्धि तो रुक जाता है, और उसका जो जहन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास है ना, और जो ये जो विकास हैं ये क्या होते हैं, ये मंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, मंद हो जाते हैं। आदमी का जो जहन है वो सुस्त, काम करने में जो उसकी गति जो है मंद हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बलूगत के बाद, जब आदमी मैच्योरिटी में चला गया, उसके बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान सीखने में क्या होगा, वो सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है कि महारत ख़त्म हो जाती है या कि महारत बढ़ जाती है। तो सीखने में मुश्किल हो जाती है। बुलूगत के बाद आप क्या करते हैं, जब बच्चे मैच्योरिटी आ जाती है उसके बाद किसी ज़बान को आप सिखाते हैं तो उसमें टाइमिंग लगता है, लेकिन छोटे बच्चों को सिखाने में कोई टाइमिंग नहीं लगता है। 134 देखिए क्या कह रहा है, ई आमोजिश है, यानी ई आमोजिश, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग किसको कहेंगे, फासिलाती तालीम, दस्तावेजी फिल्म, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश, हार्डवेयर को सरगर्मी के साथ मरबूत करना। तो
तो आप जानते हैं कि ई लर्निंग का या ई आमोजिश का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना। तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश जो है वो क्या हो जाएगी, ई लर्निंग हो जाएगी। 135 नंबर देखते हैं दोस्तों। दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाए जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो, देखिए ये कहना चाह रहे हैं सवाल, फिर हम सवाल को पढ़ेंगे कि सवाल ये कहना चाह रहा है कि द्विभाषी कक्षा में आप तलबा को इस लायक बनाना चाहते हैं कि तलबा जो है जो भी ज़बानें बोली जा रही है उसको अच्छी तरह समझ सकें, उसको जो है क्या करें, उसमें फ़र्क कर पाएँ। तो इसके लिए आपको कौन सी गतिविधि करना चाहिए, यही सवाल में कह रहा है कि किसी कक्षा में दो भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको बच्चे के अंदर ये महारत पैदा करना है कि बच्चे दोनों ज़बान के अंदर फ़र्क पैदा कर सके। तो इसके लिए आप कौन सी गतिविधि को अमल में लाएंगे, कौन सी गतिविधि को क्या करेंगे, आप अमल में लाएंगे। देखिए, दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाए जाने वाली इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो सिखाए जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें, दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलें। तो यहाँ पे देखिए दो ज़बान की बात कर रहे हैं, फ़र्क की बात कर रही है, तो फ़र्क का पता जो है आपको उस दोनों ज़बानों को पढ़ने से पता चलेगा, उसके जो है लिटरेचर से पता चलेगा। तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 135 नंबर का, ठीक है। अच्छा, 135 नंबर डबल क्वेश्चन हो गया। 136 देखिए, तदरीस का ऐसा तरीक़ेकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बानदानी की महारत में अपने साथियों के साथ बराबर आ सकें कहलाता है। यानी आपको ये बताना है कि तदरीस का एक ऐसा तरीक़ा बताना है कि जिसमें कमज़ोर बच्चे भी क्या करें कि अपनी कक्षा के जो तेज़ बच्चे हैं उसके बराबरी में, उसके समान में वो भी क्या कर सकें, अधिगम कर सकें। वो तरीक़ा आपको बताना है कि किस तरीक़े के ज़रिए से क्या होगा कि जो बच्चे हैं कमज़ोर बच्चे हैं वो भी अपने क्लास के अच्छे बच्चों के मुकाबले में क्या कर सके, अधिगम कर सके। वही चीज़ बता रहे हैं, तदरीस का ऐसा तरीक़ेकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बानदानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सके कहलाता है। तलखीसकारी कहलाएगा, ये तरतीब नौ कहलाएगा, बाज़ मुदाखलत कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं रिमीडिएशन RE है, ई छूट गया, या नज़र सानी रिवीज़न कहेंगे। तो इसको दोस्तों कहते हैं रिमीडिएशन, बाज़ मुदाखलत, जिसको रिमीडियल क्लासेस कहते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी कमज़ोरियों को दूर करके सामान्य बच्चों के मुकाबले में करना होता है। 137 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा क्वेश्चन। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा का ऐसा निसाब दरकार होता है। यानी आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, है ना, अलग अलग सलाहियतों वाले बच्चे हैं, उच्च कोटि के सलाहियत वाले हैं, सामान्य कोटि के सलाहियत वाले हैं, निम्न कोटि के सलाहियत वाले हों। तो ऐसे बच्चों का जब निसाब तैयार करेंगे, करिकुलम तैयार करेंगे, सिलेबस तैयार करेंगे, तो क्या चीज़ ज़रूरी होता है, वही करें। सवाल देखिए फिर, मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है जिसमें वक्फे से समय समय से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए, यानी एक तरह की सलाहियतों वाले ग्रुप में रखा जाए। दूसरा है जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला जाए। या ये कि हम क्या करेंगे कि जो मुख्तलिफ सलाहियतों को सीखने वाले तलबा हैं उनके दरमियान क्या करेंगे, बाहमी बातचीत करवाएंगे, बाहमी ताल्लुक़ रिलेशन कायम करवाएंगे। और तीसरा है जिसमें रियाजी और ज़बानों पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। चौथा है जिसमें खेलों और ज़बानों पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आप तमाम बच्चों के ग्रुप बनाकर और उस ग्रुप में इस बात का ख्याल रखना है कि आपके हर कोटि के बच्चे जो हर कोटि में होनी चाहिए, है ना। यानी कि ऐसा ग्रुप बन जाएगा जिसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, ऐसा ग्रुप बन जाएगा जिसमें बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, ऐसा नहीं। तमाम बच्चों को मिला के एक जो है बैलेंस टाइप का ग्रुप बनाना है। 138 नंबर देखिए, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कहते हैं।
देखिए फेल कहते हैं क्रिया को, फाइल कहते हैं क्रिया को करने वाले को, जिसको आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, और मफऊल कहते हैं जिस पे काम होता है, जिसको हिंदी में आप कर्म कहते हैं। तो फेल, फाइल, मफऊल, जिसको क्रिया, कर्ता और कर्म कहते हैं। तो आप उर्दू के अंदर जानते हैं कि फेल वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो। कभी क्या क्या होता है कि किसी फेल का फ़ाइल मालूम नहीं होता है। जैसे जैद को पिटाई लगी, तो यहाँ पे ये मालूम नहीं हो रहा है कि पिटाई तो लगी किसको, जैद को, ये तो मालूम है, लेकिन पिटाई करने वाला कौन है ये पता नहीं चल रहा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको जो फ़ाइल होता है वो मालूम होता है कि फ़ाइल कौन है। जैसे उमर ने जैद की पिटाई की, तो यहाँ पे उमर जो है वो क्या है, जैद को पिटाई करने वाला है। तो उमर ने जैद की पिटाई की, तो इसमें जो फेल है उसका फ़ाइल मालूम है उमर, लेकिन जैद की पिटाई हुई इसमें यह नहीं मालूम है कि पिटाई करने वाला कौन है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कहते हैं। तो जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे उमर ने जैद की पिटाई की, तो यहाँ पे फेल का फ़ाइल मालूम है तो इसको कहते हैं फेल मारूफ। और जिसमें फेल का फ़ाइल मालूम ना हो उसको कहते हैं फेल मजहूल। क्या कहते हैं, मजहूल। जैसे जैद की पिटाई हुई तो ये फेल मजहूल हो गया, और उमर ने जैद की पिटाई की, ये फेल मारूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कहते हैं फेल माजी। फेल माजी तो कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, भूतकाल को। फेल हाल मौजूदा को, प्रेजेंट को। फेल मजहूल वही अभी हमने बताया, और फेल मारूफ तो ये हो जाएगा। चलिए 139 देखते हैं। ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं। कि जब ज़बान सिखाने में क्या होता है कि कवायद की जो कुछ गलतियाँ हैं वो फितरी होती है, स्वाभाविक होती है। ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरी की गलतियों से सीख सके। दूसरा, तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे। तीसरा, तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी हैं। चौथा है कि कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके उन्हें अलग करे और उनके लिए खुसूसी क्लास करे। उनके लिए क्या करे, खुसूसी क्लास करे। नहीं, हमको करना क्या है कि उसके लिए क्या करना है, उसको क्या करना है हमको कि तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर उसकी गलतियों का क्या करें, इस्लाह करें। यानी 2 नंबर ऑप्शन करना है। क्या करना है, गलतियां तो सीखने का हिस्सा है, तो हमको क्या करना, बच्चे को गलती करने देना है। अब उसके बाद जब हमको पता चल जाएगा कि गलतियां कहाँ पे हैं, फिर हम उसकी इस्लाह करेंगे। यानी तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे ताकि पता चले कि गलतियां कहाँ हैं, और फिर गलतियों को दुरुस्त कर दे ताकि बच्चे क्या करें, अगली मरतबा गलती नहीं करें। 140 नंबर देखिए दोस्तों। गैर मुल्की, गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तलबा ये ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होती। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सवाल बहुत आसान है। इसको ऐसे समझिए कि किसी, मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ किसी स्कूल में जो है, मान लीजिए कि इधर दरभंगा साइड वगैरह के जो है कोई टीचर आ जाते हैं अररिया ज़िला में। तो दरभंगा साइड के जो टीचर हैं उनके बोलने का जो अंदाज़ है कुछ न कुछ तो अररिया के लोगों के बच्चों के बोलने के अंदाज से फ़र्क होगा, अलग होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको जो है यहाँ के बच्चों की भाषा को समझने में दुश्वारी हो रही है, और जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि बच्चे जो है उनकी क्लास में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। गैर मुल्की या गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है ना। मैंने बिहार का ही मिसाल दिया, आप कहीं से भी मिसाल दे सकते हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी भाषा को शिक्षक नहीं समझ पाते हैं, और या शिक्षक की बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दोनों तरह की सिचुएशन, दोनों तरह का हालात आ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि क्लास के तलबा ये ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होते, इसलिए कि बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में जो वो शिक्षक से दूरी बना लेते हैं, इसलिए कि उनकी ज़बान को सीखते नहीं। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। उस्ताद किसी तदरीसी मुशीर की मदद लेकर तलबा से खिताब करे। यानी किसी जो है वो क्या करे, ट्रांसलेटर को, मुशीर को बुला के उससे क्या करे, मदद ले और बच्चे को क्या करे, बातचीत करे।
दूसरा, उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदही करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे, कि जो बच्चा आमादा नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी पहचान करे और उनके लिए अलग से क्लास दे। तीसरा है, उस्ताद तलबा से ये कहे कि वह तफवीज़ करदा काम अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल करें, या उस्ताद से तलबा ये कह दे कि जो आपको असाइनमेंट मिला है, जो काम मिला है, वो अपने सहूलत के मुताबिक आप मुकम्मल कर लीजिए। चौथा है, उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प करने के तरीक़े इख्तियार करें। ये बेहतर होगा कि तलबा उस्ताद क्या करें कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पे काम करें और क्या करें, अपने तरीक़ेकार में बदलाव लाए। 141 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है। ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है। इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे। यानी एक कौल है, एक बात है कि जो ज़बान सीखना है, इस ज़बान सीखने में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, है ना, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो इसको आप साबित करने के लिए आप नीचे 4 कौल में से, 4 बातों में से किसको पेश करेंगे। निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए, तैयार किया जाए। दूसरा, पहले आसान मतन फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाएं, कि पहले जो है आसान जो मतन है, इबारत है, वो पढ़ाया जाए, फिर जो मुश्किल इबारत है वो पढ़ाया जाए। तीसरा, उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करें। चौथा, मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है, क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। क्या होती है, इससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा कि मश्क क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि मश्क के ज़रिए से किसी भी ज़बान को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों फिर आपके सामने इक़्तिबास आ गया है कि इस इक़्तिबास को पढ़ के आपको जवाब देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवालात को लेते हैं, फिर हमको जो है आगे बढ़ जाएंगे। सेठ सरजुमल की क्या ख्वाहिश थी? पूरन मल को मशीनों का काम सिखाने की, पूरन मल को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की, पूरन मल को आला तालीम दिलाने की, पूरन मल को साफ़ हिंदी की तालीम और महाजनी का काम सिखाने की। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। पूरन मल आगरे के सेठ सरजुमल का इकलौता बेटा था। सेठ जी की ख्वाहिश थी कि वो पूरन मल को सिर्फ थोड़ी हिंदी और महाजनी का काम सिखाएं। क्या करें, थोड़ी हिंदी और महाजनी का काम सिखाएं, इतना ही उनको क्या थे, उनकी ख्वाहिश थी। तो पूरन मल को साफ़ हिंदी की तालीम और महाजनी का काम सिखाए, ये था। चलिए 143 देखिए, पूरन मल को उसके दोस्तों ने कहाँ जाने का मशवरा दिया? कनाडा और लंदन, यूरोप और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, चीन और जापान। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, इक़्तिबास क्या कह रहा है। लेकिन पूरन मल ने अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए ज़िद की और किसी तरह FA तक पहुंच गए। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दी कि अगर वो दुनिया में तरक्की करना चाहता है तो उसे यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए। उसने सेठ जी से अपना इरादा जाहिर किया। कहाँ जाना चाहिए? यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि तुमको अगर अच्छा करना है तो यूरोप या अमेरिका चले जाओ, इसलिए कि तुमको पैसा की क्या कमी है। तो यूरोप और अमेरिका जाने की। 143 का 2 हो जाएगा। 144 देखिए, सेठ सरजुमल कैसे आदमी थे? पुराने ख्यालात के सीधे साधे, समझदार और रोशन ख्याल, शरीफ और नेक, नए ख्यालात के पढ़े लिखे। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। सेठ सरजुमल पुराने ख्यालात के सीधे साधे आदमी थे। सेठ सरजुमल पुराने ख्यालात के सीधे साधे आदमी थे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेठ सरजुमल कैसे आदमी थे? तो सेठ सरजुमल क्या थे? पुराने ख्यालात के सीधे आदमी थे। 144। 145 देखिए, अमेरिका जाकर पूरन मल ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? चलिए देखते हैं क्या कहाँ दाखिला लिया उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आज तक पूरन मल की कोई बात टाली न गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूरन सेठ जी को अपने लाडले की बात माननी पड़ी और पूरन मल हंसी खुशी अमेरिका के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर शिकागो कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया।
किसमें दाखिला लिया? शिकागो कमर्शियल कॉलेज में। किसमें? शिकागो कमर्शियल कॉलेज में। आपसे पूछा जरा अमेरिका जाकर पूरनमल ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो कमर्शियल कॉलेज, शिकागो कमर्शियल कॉलेज में। 146 नंबर देखिए, क्लब में हरीश ने पूरनमल को कौन से रंग का सूट पहनने के लिए कहा? काला सूट, सफेद सूट, नीला सूट, हरा सूट। अमेरिका की हर बात निराली है, ऊंच नीच का वहाँ कोई सवाल ही नहीं। दिन भर होटल में झूठे बर्तन धोने वाला, गली दिया सलाई बेचने वाला, शाम को अच्छे कपड़े पहनकर क्लब जाता है। वहाँ बड़े से बड़ा अमीर या अफसर भी उसे हकारत की नज़र से नहीं देख सकता। पूरनमल भी एक रात क्लब में जा पहुँचा। वो एक बेशकीमत चाइना सिल्क का सूट पहने हुआ था। उसको देखकर लोग मुस्कुराने लगे। पूरनमल समझ गया कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसका एक दोस्त हरीश भी वहाँ मौजूद था, जो एक अरसे से अमेरिका में मुकीम था। उसने कहा, मिस्टर पूरन, इस वक्त तुमको काला सूट पहनकर आना चाहिए था। इस वक्त तुमको काला सूट पहनकर आना चाहिए था। मेरे पास दूसरा सूट तैयार है, ड्रेसिंग रूम में चलकर तुम उसे बदल लो। तो कौन से सूट पहनने के लिए कहा? हरीश ने क्लब में हरीश ने पूरनमल को कौन से रंग का सूट पहनने के लिए कहा? तो काला सूट। कौन सा सूट? काला सूट। 147 देखते हैं, अमेरिका में हरीश बसर औकात कैसे करता था? रात को होटलों में डांस करके, रात को होटलों में गाना गाकर, रात को होटलों में बर्तन मांज कर, रात को टैक्सी चलाकर। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। पूरन झल्लाया हुआ था तो था ही। उसने समझा कि हरीश भी उससे मजाक कर रहा है। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ था कि हरीश रात को होटलों में बर्तन मांजकर अपनी बसर औकात करता है और कॉलेज में पढ़ता है। क्या करता है? रात को होटलों में बर्तन मांजकर अपनी बसर औकात करता है और कॉलेज में पढ़ता है। तो जो हरीश है वो क्या करता है? अमेरिका में हरीश बसर औकात कैसे करता है? तो रात को होटलों में बर्तन मांजकर। यानी 147 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 148 देखिए, पूरनमल अमेरिका से क्या काम सीखकर हिंदुस्तान आया? टीवी का काम, रेडियो का काम, कंप्यूटर बनाने का काम, चमड़े का काम। देखते हैं क्या कह रहा है। हरीश, तुम मेरे इस कपड़े की कदर कीमत नहीं जान सकते। हरीश ने बड़ी नरमी से मुस्कुरा कर कहा, प्यारे भाई, जैसा देश वैसा भेष। हिंदुस्तान और अमेरिका के रस्म व रिवाज और पोशाक में बहुत फ़र्क है। पूरन, तुम तो होटलों में चाय की प्यालियाँ उठाया और माजा करते हो, तुम इस हतक को नहीं समझ सकते। हरीश, अगर मैं अपने पेट के लिए कोई काम करता हूँ तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुम्हारी हालत तुम मुझसे गई गुजरी है, क्योंकि तुम अपने खर्च के लिए दूसरों के मोहताज हो। पेदरम सुल्तान बुद्ध और बाप की दौलत पर तुम क्यों फ़ख्र करते हो? जब पूरनमल चमड़े का काम सीखकर अमेरिका से वापस हुआ, क्या हुआ? कौन सा काम? जब पूरनमल चमड़े का काम सीखकर अमेरिका से वापस हुआ तो सेठ सरजूमल मर चुके थे। कौन सा काम सीख के जो है वो अमेरिका से आया? हिंदुस्तान आकर वो क्या, चलिए 148, पूरनमल अमेरिका से क्या काम सीखकर हिंदुस्तान आया? तो चमड़े का काम सीख के। कौन सा? चमड़े का काम सीख के। 149 देखते हैं, हिंदुस्तान आकर वो क्या करने लगा? चमड़े का कारोबार, कपड़े का कारोबार, किसी कंपनी में नौकरी, अपने कारोबार की देखभाल। चलिए देखते हैं, जब पूरनमल चमड़े का काम सीखकर अमेरिका से वापस हुआ तो सेठ सरजूमल मर चुके थे। अमेरिका से वापस आने पर पूरनमल खुद अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। क्या करने लगा? अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। पूरनमल क्या करने लगा? अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। यानी 149 का 4 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि हिंदुस्तान आकर वो क्या, अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। 150 नंबर देखते हैं दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष का मतलब है जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के तौर तरीक़े की पाबंदी करना,
वहाँ के खाने खाना, वहाँ की तहज़ीब इख्तियार करना, वहाँ की ज़बान बोलना। तो जैसा देश वैसा बेश का मतलब है कि जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के तौर तरीक़े की पाबंदी करना। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।